कि अगर इन काम कर सकने वाली जनसंख्या को काम नहीं मिलता तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो दरअसल हमारे पक्ष की चीज होना चाहिए था, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है, एसेट नहीं रह जाता। पूरे पाई के साइज के छोटे होने की समस्या है, न कि अपने बीच से एक नकली शत्रु को खड़े कर लेने से ये समस्या सॉल्व। ये विद्यार्थी, ये बच्चे जो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, ये एक टेकिंग टाइम बॉम्ब है, ये ज़ॉम्बीज़ है। ये किसी भी समय अगर इन्हें साधा नहीं गया तो अपराध की तरफ जा सकते हैं, अनरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। कि इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए अधिकांश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं हैं, उनके पास वे स्किल सेट नहीं है जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। इस वाक्य से बचने के लिए कि मैं बेरोजगार हूं, ये कहना पसंद करते हैं कि मैं एक एस्पिरेंट हूं। It says a large number of Indian youth are out of work. The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल में हरियाणा ने कुछ नौकरियां सफाई कर्मचारी के पद के लिए निकाली और शायद अब तक खबर पहुंची होगी कि 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने इस नौकरी के लिए, अकुशल सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए अर्जी दी। जाहिर है कि इसमें इससे भी ज्यादा ग्रेजुएट्स थे और यहाँ तक कि कुछ पीएचडी भी थे। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह बेरोजगारी है और मेरे ख्याल से आप मानेंगे कि इस समय देश का सबसे अहम मुद्दा यदि कुछ है तो बेरोजगारी है। और यह बेरोजगारी केवल इस रूप में नहीं है कि हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकरियों की कुछ विज्ञापन आते हैं तो उसमें बेतहाशा भीड़ अप्लाई करती है, यहाँ तक कि भगदड़ मच जाती है, प्लेटफॉर्म्स पे सोने की जगह नहीं होती और इस किस्म की दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। हमें एक बेरोजगारों की बेतहाशा भीड़ दिखाई देती है। यह तो इसका एक लक्षण है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो सोचा गया कि क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। कहा जाता है कि इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा परिवार या घर है जिसमें कोई बेरोजगार नहीं। अर्थात इस समस्या का जो स्तर है, जिस पैमाने पर यह समस्या बिखरी हुई है, फैली हुई है, वह बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बात का थोड़ा गहन विश्लेषण करें कि दरअसल इन लक्षणों के पीछे जो मूल समस्या है उसकी गहराई क्या है। हमें समझना पड़ेगा कि यह केवल शिक्षित स्तर पर फैल रही बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि शिक्षित लोग अब उन नौकरियों की ओर जाने के लिए विवश हैं जो अब तक अशिक्षित लोगों के पास होती थी, अकुशल लोगों के पास होती थी। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अकुशल लोगों के लिए भी बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दरअसल ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसे हम अब तक, आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिटरेचर में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते रहे। आप ये कहते रहे कि हम एक युवा देश हैं, हमारे यहाँ 45-50 साल तक की उम्र के, बल्कि दरअसल 18 से 35 साल की उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा गया क्योंकि हमारे पास काम कर सकने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हम ये भूल जाते हैं कि अगर इन काम कर सकने वाली जनसंख्या को काम नहीं मिलता तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो दरअसल हमारे पक्ष की चीज होना चाहिए था, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है, एसेट नहीं रह जाता। वो इसलिए भी लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, अब 2.1 से नीचे चला गया। इसका मतलब ये 18 से 35 साल के लोग अगले 15 साल के अंदर बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे अगर उन्होंने इस समय अपनी कार्यशील वय में, कार्यशील उम्र में बहुत अच्छे से आर्थिक और कुशलता के स्तर पर चीजें हासिल नहीं की। तो जब वे बुजुर्ग होंगे उनके पास ना तो अपनी देखभाल की गुंजाइश होगी, ना उनके बुजुर्ग जो उनका इंतजार कर रहे होंगे उनकी देखभाल की गुंजाइश होगी, और उनके पास वह युवा जनसंख्या भी नहीं होगी जो उनकी देखभाल कर सके। क्योंकि जैसा मैंने कहा, TFR गिर रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम भविष्य में एक युवा देश नहीं रह जाएंगे। इसलिए इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले हमें वो चीजें समझनी पड़ेंगी जो हमें नहीं समझनी, क्योंकि जब हमें यह बताया जाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
क्योंकि दरअसल महिलाएं काम पर आने लगी हैं और वे पुरुषों की नौकरी खाने लगी हैं, या फिर क्योंकि हमारे देश में आरक्षण है इसलिए कुछ वर्ग ज्यादा नौकरी लेने लगे, इससे दूसरे लोगों की नौकरी कम हुई है, या फिर हमारे देश में शिक्षा जो है वह पर्याप्त ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सारे एक एक कर फैलेसी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट द पॉपुलेशन इज ईटिंग जॉब्स, इट इज अनफेयर टू से सो, बिकॉज पॉपुलेशन इज द वन। पॉपुलेशन अपने आप में, जो जनसंख्या है वह अपने आप में अगर कामगार जनसंख्या होगी और उत्पादन में लगी होगी तो स्वाभाविक है कि इस उत्पादन से बड़े पैमाने पर आमदनी आ रही होगी, जिससे ज्यादा डिमांड होगी, जिससे और ज्यादा रोजगार पैदा होगी। लेकिन यदि आप इस जनसंख्या को एक लायबिलिटी की तरह लेना शुरू करते हैं तो दरअसल आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि वे वर्ग जिन्हें अब तक नौकरियां नहीं मिलती थी, अब उन्हें नौकरियां मिलने लगी हैं या थोड़ी बहुत नौकरियां मिली हैं, तो मानो वे आपकी नौकरियों को खा रहे हैं। मसलन स्त्रियां, पहले हमारी जो एक्टिव कामगार जनसंख्या होती थी उसमें कम होती थी, अब स्त्रियां कुछ पढ़ने लगी हैं तो उनका दावा नौकरियों पर स्वाभाविक तौर पर बनना चाहिए। अब आप कहें कि चूंकि स्त्रियों को नौकरी मिल रही है इसलिए पुरुषों की बेरोजगारी की वजह स्त्रियां हैं, या चूंकि कुछ आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी मिल रही है, थोड़ी सी नौकरियां, और इस वजह से दरअसल आपकी नौकरियां छिन रही हैं। जैसा मैंने कहा, ये दरअसल पूरे पाई के साइज के छोटे होने की समस्या है, न कि अपने बीच से एक नकली शत्रु को खड़े कर लेने से ये समस्या सॉल्व होने वाली है। जरा देखिए किस पैमाने पर देश से और शहरों से पलायन हो रहा है मात्र रोजगार की वजह से। छोटे छोटे शहरों कस्बों से लोग महानगरों की तरफ जा रहे हैं और देश से लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अगर अपने स्थान पर होते और सही रोजगारों में लगे होते तो वे और रोजगार का सृजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रूट को समझना है, और रूट ये है कि नौकरियों का कम होना, बावजूद इसके कि हमारे पास ये दावे लगातार हैं कि हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि हमारे दावे ये हैं कि हम दरअसल कुल मिलाकर देश में बहुत अमीर लोगों की संख्या देखें तो बहुत बढ़ रही है, या फिर हम ये कहें कि देश का जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, किंतु सच्चाई ये है कि इनसे जुड़ी हुई नौकरियां पैदा नहीं हो रही। डिस्पैरिटी, सबसे अमीर और सबसे गरीब या सबसे अमीर और गरीबों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब डिस्पैरिटी ज़्यादा होती है तब एक अर्थशास्त्र का नियम है जो ये बताता है कि रोजगारों की संख्या कम होती है। और जैसा हमने कहा कि ब्रेन ड्रेन अपने आप में एक चीज़ है, इसका असर क्या हो रहा है इसे समझिए। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जब अगर आप सड़क पर निकल जाएं, अगर आपको करोल बाग और मुखर्जी नगर की गलियों में जाने का मौका मिले तो आप उनकी आंखों में देख सकते हैं कि दरअसल ये विद्यार्थी, ये बच्चे जो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, ये एक टिकिंग टाइम बम है, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, ये किसी भी समय अगर इन्हें साधा नहीं गया तो अपराध की तरफ जा सकते हैं, अनरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। कई सारे आर्थिक कारण गिनाए जाते हैं, बताया जाता है कि कोविड इसका कारण रहा, इकोनॉमिक स्लोडाउन इसका कारण रहा, कुछ लोग कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन इसका कारण रहा, और स्वाभाविक तौर पर इन सब चीज़ों ने इसमें भूमिका अदा की है, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया के हर देश को बेरोजगारी सहनी पड़ रही है, अधिकांश देशों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। लेकिन अंततः इससे बाहर आने की भूमिका किसकी? यहाँ पर दो पक्ष साफ साफ है। पहला, स्वाभाविक तौर पर सरकारों की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वे रोजगार का सृजन करें। वे रोजगार का सृजन दो स्तर पर कर सकते हैं। पहला, वे स्वयं अधिक रोजगारों का सृजन करें, जिन्हें हम सरकारी नौकरी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जिनमें पीएसयूज में, सरकार में जो सरकार चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उन पदों को खाली न रखा जाए। आप जानते हैं कि बहुत सारे पद बहुत सारे राज्यों में और केंद्र सरकार के स्तर पर खाली हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि कोई भी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन सरकार रोजगार के सृजन में केवल अपनी नौकरियां नहीं क्रिएट करती है, सरकार वह नीतियां भी बनाती है जिन नीतियों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में ऐसे अवसर पैदा होते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरियों में जा सकें। यानी कि ऐसी नीतियां हों जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगी, इससे लोग उद्यम करेंगे और उद्यम करेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वे लोग भी जो उद्यम कर रहे हैं और वे उन लोगों को भी जिन्हें उद्यम नौकरी दे रहे हो। निजी क्षेत्र विकसित होगा तो वहां भी नौकरियां निकलेंगी। लेकिन ये जिम्मेदारी अंततः द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट डोर। सरकार को यह नौकरियां
पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो अक्सर आमतौर पर उनकी आपत्ति क्या होती है, आप जरा देखिए, जाकर पता करने की कोशिश कीजिए, और बहुत मुश्किल नहीं है, बाहर निकलिए और जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स जिन्हें कहा जाता है, वे बच्चे जो आपके घर पर आकर जोमेटो या स्विगी या इस किस्म की चीज़ों के सामान का आप तक पहुंचा रहे होते हैं, एक बार रोक कर पूछिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपको हैरानी होगी। आजकल तो मैं पाता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग बीटेक हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वह पढ़ाई है, ये वह डिग्री है जिसके विषय में आज से 20 साल पहले तक भी ये माना जाता था कि बीटेक अपने आप में रोजगार पाने का श्योर शॉर्ट तरीका है। आज आपको बीटेक टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए लोग आमतौर पर डिलीवरी पार्टनर्स के तौर पर, यानी कि जो काम उन्होंने इंजीनियरिंग स्कूल्स में सीखा था उससे भिन्न काम करते हुए बड़े पैमाने पे दिखाई देंगे, क्योंकि बीटेक के विषय में निजी क्षेत्र का कहना यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए अधिकांश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं हैं, उनके पास वे स्किल सेट नहीं है जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। ये एक फैक्टर है जिसे आपको समझना पड़ेगा कि क्या हमारी शिक्षा रोजगार पैदा कर पा रही है अथवा नहीं। दूसरा, क्या हम उद्यमशीलता को समाज में वह रुतबा दिला पाए हैं जिस रुतबे के चलते लोग सरकारी नौकरियां छोड़कर उद्यमशीलता की तरफ बढ़े। एक अन्य चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वह है कि यदि देश में बहुत अमीर लोगों की, दरअसल दुनिया में सबसे अमीर लोगों की संख्या, अरबपतियों की संख्या देश में बढ़ती है, तो इसका क्या अर्थ वास्तव में निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आमदनी पाने वाले लोगों पर पर्याप्त टैक्सेशन से उसका वितरण वंचित वर्गों तक पहुंचाने में सरकारें या नीतियां असफल हुई। आप जानते हैं कि हमारे देश से वेल्थ टैक्स हटा दिया गया, हमारे देश में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। कुल मिलाकर केवल डायरेक्ट टैक्स में आप कहें तो मुख्यतः इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करें तो जीएसटी आता है। जीएसटी आप सभी लोगों को देना पड़ता है, गरीब और अमीर लोगों को। केवल अमीर लोगों को, या जिसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, उसके तौर पर हमारे पास केवल और केवल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वाला इनकम टैक्स है, और जिसमें आप जानते हैं कि अभी और गुंजाइश संभव है। यानी सरकार का काम वेल्थ का पुनर्वितरण कर रोजगारों का सृजन करना है। तो दो तरफा जिम्मेदारी हुई। सरकार की जिम्मेदारी नीतियों के स्तर पर है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने के स्तर पर है। हमारी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण है। पहली जिम्मेदारी, अगर आप इस कतार में लगे हुए व्यक्ति हैं तो पहली जिम्मेदारी, अपने साथी रोजगार पाने वाले लोगों को अपना शत्रु मानना बंद कीजिए। कोई व्यक्ति जो आपकी लैंगिकता से भिन्न है, आपके धर्म, जाति इत्यादि से भिन्न है, और वह भी बेरोजगार है, और आपको लगता है कि आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपका रोजगार वह ले रहा है, यह एक भ्रम है, यह गलतफहमी है, यह अफवाह है। पहले तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। दूसरा, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको उसी बंधे बंधाए ढर्रे से, उन्हीं चुनिंदा 4 रोजगारों को रोजगार मानने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। आईएएस बन जाइए, स्टेट सर्विसेज में चले जाइए, मेडिसिन और आईटी की नौकरियां ढूंढने लगिए। इनके अलावा चीजें सोचनी पड़ेगी, अपने लिए भी सोचनी पड़ेगी, और अन्य लोग जो इन कामों की तरफ जा रहे हैं उनके प्रति भी अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आमतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलता हूँ, बातचीत होती है, और अक्सर ये मुझे महसूस होता है, बहुत बार मैं कहता हूं, बहुत बार अपने आप को कहने से रोक लेता हूं, बहुत सारे बेरोजगार इन एस्पिरेशंस की लाइन में इसलिए नहीं लगे होते कि उन्हें यकीन होता है या उनकी इच्छा होती है या वास्तव में उनका सपना होता है कि वो इस सफलता को प्राप्त करें। सच्चाई ये है कि बहुत बार वे इस वाक्य से बचने के लिए कि मैं बेरोजगार हूं, ये कहना पसंद करते हैं कि मैं एक एस्पिरेंट हूं, यानी कि ये वास्तविक स्वप्न नहीं होता है। चूंकि कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए वे 5 साल 7 साल अपनी बेरोजगारी को अपनी एस्पिरेशन का नाम देकर समय काट रहे होते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। यू विल हैव टू टेक इट हेड ऑन। इसके अलावा स्वाभाविक तौर पर आशा नहीं छोड़नी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मानसिक व्याधि भी है। बेरोजगारी अपने आप में एक मानसिक बीमारी हो चुकी है। बेरोजगारों के पास एक अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार एस्पिरेशंस के कंटेंट को कंज्यूम किए जा रहे हैं और डिल्यूजन वाली स्थितियों में के आसपास पहुंच रहे हैं। आपको उससे बचना है, उम्मीद को नहीं छोड़ना है। रोजगार अंततः आपका हक है, आपको उसकी मांग भी करनी है, लेकिन इस रोजगार की अपेक्षा को
इतना बलवती नहीं बना देना है कि वो आपको बीमार कर दे। कुल मिलाकर कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर हमें इससे लड़ना पड़ेगा। एक राजनीतिक लड़ाई है, ये एक आर्थिक लड़ाई है, और ये व्यक्तिगत स्तर पर ये दरअसल व्यक्तित्व की भी लड़ाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपको बहुत सारी बातें कहनी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल है, उस सवाल को सामने रखिए। अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने रोजगार न होने के लिए किसी अन्य बेरोजगार को या किसी अन्य बेरोजगार समूह को दोषी ठहरा रहे हैं। यदि ऐसा है तो पुनर्विचार कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी अगर कोई नई दिशा मिल रही होगी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अंततः बस मैं यही कह रहा हूं, उम्मीद मत छोड़िए, लेकिन संघर्ष करना बंद मत कीजिए।